किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तो चलो यार, आज हम आप लोग का जो मैथमेटिक्स का सेट 1 आया है उसका मतलब कि 5 सेट है वैसे। चलिए, जब हम फर्स्ट सेट का जो आपका है वो फर्स्ट सेट का हम आपका मैथमेटिक्स का देखते हैं कि किस तरह से आपका सॉल्यूशन करवाना है ना। और मैं बता दूं कि आपके 5 सेट आए हुए हैं और पांचों सेट को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर को पहले मॉडल पेपर लगा लेना यार, उसके बाद मॉडल पेपर लगाने के बाद गेस पेपर को उठाना, ठीक है। पहले मॉडल पेपर जरूर लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो सॉल्यूशन की बात करेंगे और देखेंगे। फुल मार्क्स आप लोगों को सभी को पता है कि 40 है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया अलॉट किया गया है 1 आवर 30 मिनट्स है ना। आप समझ सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। टर्म 1 के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है ये, लेकिन टर्म 2 के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखो यार, टर्म 1 और टर्म 2 तुम लोग का एक साथ लेता है बच्चों, तो ध्यान देना कि टर्म 1 वाला पेपर अगर एक साथ लेता है तो 1 घंटे में पेपर कर देना टर्म 1। और अगर लेकिन जहाँ तक अभी तक का जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि टर्म 1 आपका फर्स्ट हाफ में होगा, टर्म 2 का जो एग्जाम होगा सेकेंड हाफ में होगा। तो ये वाला चीज़ जो सोच रहे थे आप लोग वो नहीं हो पाएगा। आप लोग को दोनों पेपर अच्छे से देना होगा। टर्म 1 में आप चाहिएगा तो मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्म 2 को टारगेट कीजिए, दोनों को टारगेट करना है। दोनों का 50-50% वेटेज है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, किसका कितना वेटेज है, कि कौन से मतलब क्वेश्चन का कितना आपका मतलब कि मार्क्स रहेगा, देख लेना। तो चलिए हम सेक्शन ए पर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। मतलब कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा था। आप लोग को सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम जो आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम में आपको PDF में दे दिया हूँ बच्चों। बहुत सारे बच्चे में डिमांड कर रहे थे। तो देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे पिछले साल भी मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए बाइलिंगुअल मतलब होता है कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैंने आपको PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। तो आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ तो आप लोग सुन लीजिएगा एक बार। देखो सुन लेने के बाद क्या होता है, आप लोग उसको फिर जाके पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो सभी का सॉल्यूशन का एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने लाया है। तो देखो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम आपके मतलब कि एकदम दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ही ये क्वेश्चन आए तुरंत आपको सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। अब देखो यहाँ पे फिर ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू आप लोग को पूछा गया है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं सभी को आपको याद करके रखना है। कोस ए, टेन ए और सभी का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिग्री पर कितना उसका वैल्यू होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का देखो जो मैंने सॉल्यूशन किया है, पहले लिखेंगे अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -5, 7। देखो दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो दोनों का यूज़ करेंगे। और देखो ये, अब देखो तुम लोगों को सभी को डिस्टेंस फार्मूला का मतलब कि जो फार्मूला याद ही होगा कि D = क्या लिखते हैं। देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस, है ना, x2 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए और पूरे का होल रूट के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यार तुम लोग एक बार बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन रहता है कि सर x1 y1 जो आप जो मतलब कि माने हैं वो x1 y1 यही होगा या ये होगा। देखो यार, किसी को भी मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले ये दिया तो इसको हम x1, y1 इसको मानेंगे और इसको x2, y2 मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हो। ऐसा इसको भी ऐसा मान सकते हो x2 - y2, और ये वाला जो आपको दिया हुआ है इसको भी x1, y1 मान सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे तो मैं फिर से बता दिया हूँ, आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, जो भी डाउट था। तो देखो इंटरचेंज करके भी मान सकते हो। तो मैंने इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2 माना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। सॉरी, मैंने देखो इसको यहाँ मैं देखो सॉल्यूशन जो मैंने किया था कार्डबोर्ड में, जो आप लोगों को बच्चे देखे थे, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। तो मैंने इसको x1 y1 माना था, इसको x2 y2, और यहाँ पे देखो इस सॉल्यूशन में इसको मैंने x2 y2 मान के बनाया आपके कहने पर, और ये x1 y1 है। तो देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे जब x2 यूज करना है तो हम -5 यूज किए हैं, और जब x1 यूज करना है तो हम देखो ये वाला यूज किए हैं, देख रहे हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि जो सॉल्यूशन किया था कार्डबोर्ड में उससे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ से आप लोग इसको वैल्यू पुट कर देना। और देखो यार, -5 + 1 कितना आता है आपका, -5 है और +1 है, तो ये आपका ओवरऑल 4 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -4 मैंने लिखा है, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला जो है नंबर ये ज़्यादा बड़ा है। तो देखो -4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 7 में 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर √16 + 16 कितना हो जाएगा, √32। और 32 का आप लोगों को पता होगा कि जब भी 32 को आप 32 को
2 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, फिर 2 कब से जाएगा तो देखो 8 जाएगा, और फिर 2 4 जा, इस तरह से करके करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बड़े क्लास में आ गए तो इतना नहीं करना है, आप लोग को देखो सीधे पेयर में ढूंढना है। तो 4 का देखना, 4 तो 4 8 जा 32, देख रहे हो, सीधे आपको जोड़ा बनाना है, फिर 4 2 जा 8, जितना जल्दी बना सको। तो ये जोड़ा बन गया, देखो ये पेयर बन गया। तो 4 का पेयर में है, जब भी पेयर में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो 4 यहाँ से एक बाहर जाएगा और ये 2 वाला अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो देखो 4√2। ठीक है, अब चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को पता होगा, आप लोग को साइन ए का वैल्यू दे दिया था बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसको फाइंड आउट करना था, उसको पता करना था। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो, हम लोग को साइन ए का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी हम लोग को पता है कि P/H होता है, जिसमें पे P परपेंडिकुलर होता है और H हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और कर्न मतलब हाइपोटेनस हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे P/H का हमको वैल्यू पहले से ही दे दिया गया है, 3/4 है। अब देखो यार 3/4 जो आप लोग को दे दिया गया है, तो आप लोग सभी को पता होगा कि ये 3/4 होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि हम P/H को, देखो यार अगर ये क्वेश्चन मतलब 3 या 5 नंबर का है तो तुम लोग बच्चों जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह से करके बना देना, ये पूरा डिटेल में बनाया गया और इसी तरह से इसका सही सोल्यूशन है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको 2 नंबर में आए तो इतना लंबा के मानने की जरूरत आपको नहीं है, फिर आप डायरेक्ट बना लेना। ठीक है, जो मैंने आपको कार्डबोर्ड में बता दिया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के व्यूअर्स बहुत कम हैं, तो मैं इंग्लिश मीडियम इसलिए नहीं डाल पाता हूं, आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में अगर पर्सनली कोई दिक्कत होगा तो आप उसको वीडियो सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वाला भी देख लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर किसी में दिक्कत होगा तो वीडियो सॉल्यूशन उसमें देख लेना। मैंने दोनों तरीका से इसको बना दिया है, सेट 2 में इसको शायद बनाया है, सेट 2 में, सेट 2 के सॉल्यूशन में देख लेना, बिना के का भी बना दिया है। तो के वाला लेके भी बना सकते हो, अगर ज़्यादा नंबर का और कम नंबर का है तो बिना के बनाना, लेकिन इस तरह से बनाने सीख लो बच्चों। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो यार 3/4 है, तो इसका मतलब हमको क्या समझ के चलना होगा, देखो अगर ये 3 के जगह में देखो 6, ये 3/4 के जगह में अगर 6/8 रहता बच्चों, तो इसको हम देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी लाते हैं तो यहाँ पे देखो 2 मतलब कि 2 दोनों में कॉमन है, देख लो आप। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो देखो 3/4 फिर से आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि वही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चों जो स्टार्टिंग में था वो 3/4 था या 6/8 था, तो इसलिए हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, और इसलिए इसका मल्टीपल हमको के रख लेना पड़ता है, ताकि के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो भी पॉजिटिव वैल्यू हो, है ना। देखो यहाँ पे लेंथ है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा के। ठीक है, तो ये के आखिर कॉमन होगा तभी तो कैंसिल आउट हुआ, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/4 आया होगा, इसलिए के हमको मान लेना है। तो 3 और 4 के मान लिए हैं। अब देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल एबीसी। अब देखो ट्रायंगल एबीसी कैसे मानेंगे बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लेना कि ट्रायंगल जब भी मानना है बच्चों तो साइन ए के सामने में पी होना चाहिए और साइन ए के हाइपोटेनस एच बनना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर हम साइन यहाँ पे एंगल ए को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट करिए, एंगल ए पर कंसंट्रेट कीजिए। तो ए के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है बच्चों, और ये बेस का काम करेगा। देखो जो मैं भी मतलब कि जहाँ पे लाइन कर रहा हूँ ये आपका बेस का काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि ये हमको जब ए लिए हैं तो इसके हिसाब से ये यहाँ पे 3K का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ 4K का वैल्यू पुट करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एंगल यहाँ लिखते हैं और 3K यहाँ लिख देते हैं और 4K यहाँ लिख देते हैं। पूरा क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाएगा अगर ऐसे करते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको जहाँ पे भी एंगल देना है तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको उसका हाइपोटेनस और उसका परपेंडिकुलर आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको एंगल मांगा है, तो ये देखो राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल है, तो यहाँ पे देखो 3K मैंने यहाँ पे मतलब कि रख दिया और यहाँ पे देखो 4K यहाँ पे रख दिया है। तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओबीसी एबीसी। अब देखो हम लोग को सभी को पता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बच्चों, ये बाकी दोनों जो मतलब कि साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स का जो स्क्वायर होता है उसके सम के इक्वल होता है बच्चों, है ना। तो देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, देखो इसको AB स्क्वायर और फिर BC स्क्वायर, हाँ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद देखो AC स्क्वायर की जगह में हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, AB हमको पता नहीं है, देखो AB साइड, AB वाला साइड हमें पता नहीं, तो AB स्क्वायर को हम इधर एक साइड ले आएंगे और बाकी को AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, देखो BC स्क्वायर वो साइड चला जाएगा। अब देखो हमको पता था कि AC स्क्वायर का वैल्यू 4K स्क्वायर आएगा और इसका 3K स्क्वायर आएगा, तो दोनों देखो यार जब भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, और आपका आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब भी आपको मैंने पहले बता दिया था कि K स्क्वायर देखो यहाँ पे पेयर में है, K इंटू के, जब भी इसको आप निकालोगे तो इस तरह से निकलेगा K इंटू के, है ना। तो अब देखो यहाँ पे K आपको यहाँ पे बाहर चला जाएगा, लेकिन 7 देखो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि ये पेयर में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब हमें AB पता चल गया है बच्चों, तो अब एक कोसे देखना है, तो मतलब कि A के ही करस्पॉन्डिंग हमको क्या ढूंढना है, A के। अब कोस का वैल्यू आप लोग को पता होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे, बेस बाई हाइपोटेनस होता है बच्चों। ठीक है, तो बेस आपका हो गया AB और फिर H हो गया आपका 4K, तो इसलिए मुझे AB पता करना था। तो देखो AB मुझे पता चल गया था, तो AB का वैल्यू हम लोग
पुट कर देंगे। देखो AB/AC, ठीक है। यहाँ पे आधार की जगह में आप लोग बेस लिख सकते हो, बेस, और ये हाइपोटेनस। नहीं तो अगर इतना नहीं लिखोगे तो सिर्फ B/H भी लिखोगे तो आप लोग का चलेगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब देखो कोसे का वैल्यू मैंने लिख दिया √7/4, ये आपका आ जाएगा। अब देखो tan A का वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होता है बच्चों, P/B होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने BC/AC जो कि वहाँ पे ट्रायंगल का मैंने यूज़ किया है, और उसका वैल्यू फिर यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, पुट कर दिया। तो ये देखो आपको यहाँ से tan A का वैल्यू भी पता चल जाएगा। अब चलो हम लोग थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका डिफरेंट जितने भी एंगल हैं उस सभी एंगल्स पर आपको उसका वैल्यू मतलब पता होना चाहिए। एकदम मेमोराइज कर लो, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत होगा। और ये फिर देखो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, आप लोगों को पता होगा जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं बच्चों, तो उसको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना रहता है, जब चेंज हो जाता है तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है बच्चों वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब भी चेंज करते हैं तो उसका आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। याद रखिए कि cos 52 डिग्री इज इक्वल टू होता है sin 38 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 52 और 38 को तुम जब भी आप ऐड करोगे क्या आएगा, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में याद रखिए कि आप हमेशा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ से बदलते हैं, cos का sin से ही बदलेगा। ऐसा नहीं कि cos जाके tan से बदल जाएगा। tan का आपको पता होगा, सभी का मतलब पेयर याद होना चाहिए कि sin cos में चेंज होता है ना, tan cot में चेंज होता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ याद रख लेना। तो चलो इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखो यार, हम लोग आपको जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका डिफरेंट एंगल पर जो वैल्यू यहाँ पे यूज हुआ है उसको मैंने लिख दिया। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, cos 38 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin माइनस है यहाँ पे, सॉरी, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 × 10 50। अब आप लोगों को पता होगा कि tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 45, और इसका बाहर में हम कर सकते हैं स्क्वायर, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। और आप लोग को NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़िएगा, तो उसमें भी आप लोगों को पता होगा, आपको आगे में जो आपका दिया हुआ रहता है, जहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई रहती है डिटेल्स में, वहाँ पे भी ये वाला आपको दिया हुआ था कि स्क्वायर को कैसे बाहर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू दे दिया गया, तो हम यहाँ पे रख दिया, सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 × 1 का स्क्वायर, देखो tan 45 डिग्री 1 तो 1 का स्क्वायर, और cos 30 डिग्री √3 तो √3/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे सारी चीज़ आप लोग पुट कर दोगे तो 2 आंसर आपका आ जाएगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर में देखो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको बता दिया है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे यूज किया है, इज इक्वल टू होता है sin थीटा। अब यहाँ पे देखो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री। तो ये देखो यार, ये आपका कटा के एक जीरो आंसर ही आएगा। देखो कैसे, ये 38 डिग्री को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 52, और इसको फिर मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 38। क्यों लिखा बच्चों, ताकि ये इसके फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये इसके फॉर्म में आ ही गया है, दोनों साइड में देखो सेम ही चीज़ है, सिर्फ ये आगे पीछे। और आप लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। तो देखो ये आगे है, ये पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको जीरो आपको कैंसिल आउट होकर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस। देखो रेडियस दे दिया और हाइट भी दे दिया है, ठीक है। और आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था, स्टेट रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आपको तीनों के बीच में आपको रिलेशन पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका मतलब कि इन राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ है, सारी चीज़ें पहले आपको लिखनी है, जस के तस लिख दीजिएगा, एक अच्छा सा फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसका हाइट भी मेंशन कर दिया और यहाँ पे इसका रेडियस भी मेंशन किया है। तो देखो अब सीधे आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है बच्चों, πr²h, ठीक है। पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होता है, ये आसान क्वेश्चन था। आर का वैल्यू आप लोग 7 × 7 करके पुट कर देना, और लास्ट में देखो जब भी आंसर लाओगे तो कितना आ जा रहा है, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 6th में आप लोग का सभी का आप लोग को मतलब कि लिख देना है, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने लिखा है, तो मीन का यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, जो मतलब कि उसका डेफिनेशन है कि अरिथमेटिक मीन इज द सेम एज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, इट इज़ द नंबर आउट ऑफ ए सेट। देखो
ये नंबर उसी सेट का हिसाब से निकलता है। देखो नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज नंबर्स, इसका कहना है बच्चों देखो जितने भी मीन जब भी निकालते हैं तो जो भी नंबरों का सेट दिया हुआ रहता है, हमें टर्म्स दिए हुए रहते हैं, वो एक ऐसा नंबर हमें मिलता है, मीन ऐसा नंबर होता है जो सभी इन सभी जिसकी मतलब कि जितने भी टर्म्स थे उसका सेंट्रल टेंडेंसी को हमें शो कर देता है। समझ में आ रहा है कि किसके इर्द गिर्द किसके आसपास का वैल्यू मुझे आ रहा है, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू कि किसके आसपास हम लोग ये सारे मतलब टर्म्स हैं वो वैल्यू हमें देगा। जैसे देखो 4, 5, 6, आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी 5 बन रहा है, तो इस हिसाब से मीन देखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखो मीन का फॉर्मूला याद रख लेना, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो मीडियन का यहाँ पे देखो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि द मीडियन इज द नंबर। अच्छा मैं आप लोगों को मीडियन निकालना बता दूं कि जितने भी नंबर्स रहते हैं, टर्म्स रहते हैं, वो सारे टर्म्स को आप लोगों को पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप उसको पहले आप लोग उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बीच का आपका जो मतलब सबसे मिडिल का जो आपका टर्म होता है वही आपका क्या हो जाता है, मीडियन होता है। देखो तो द मीडियन इज द नंबर दैट कम्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द गिवन टर्म नंबर्स, वही मैंने बोला है। इट इज द नंबर दैट सेपरेट्स द लार्जर पार्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ग्रुप। बहुत अच्छी बात बोला। देखो एक जब भी मतलब कि एक देखो यहाँ पे नंबरों का सेट है, तो ये बीच वाला जो हमारा मीडियन आता है वो हमें लार्जर नंबर्स, जो इधर तो आगे तरफ लार्जर नंबर होगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे एडजस्ट किया है तो, और फिर देखो इधर स्मॉलर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह से दोनों ग्रुपों को अलग अलग डिवाइड कर देता है। मीडियन का फॉर्मूला पता ही होगा, जब n आपका ऑड नंबर होता है तो n + 1/2th टर्म जो होता है वही आपका मीडियन होता है, ठीक है। और देखो यहाँ से एक और फार्मूला छूट गया था तो वो आप लोग देख लेना, इसका फार्मूला शायद ऊपर मैंने लिखा है। देखो जो बच्चे का n अगर इवन रहे, यहाँ पे छूट गया था एक फार्मूला बच्चों आप लोग के लिए, तो देखो n अगर इवन रहे तो देखो ये फार्मूला आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। n + 2/+1th टर्म और n/2th टर्म को हमको उसका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और याद रखें बच्चों, मोड वो वैल्यू होता है जो ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन में टर्म्स हैं, जो टर्म्स सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड होता है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं रिलेशन इन लोग के बीच में। अब देखो यार तुमको रिलेशन पूछा है तो ये फार्मूला लिख देना। देखो ये जो फार्मूला आप लोगों को दिख रहा है, मीन माइनस मोड होता है, वो होता है 3 मल्टीपल होता है मीन माइनस मीडियन, मतलब कि मीन और मीडियन में जो डिफरेंस आता है बच्चों उसी का 3 टाइम्स होता है मीन माइनस मोड। आप लोग अगर मतलब कि इधर उधर कर दोगे कैलकुलेशन में, देखो ये मीन इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 मीन आ गया, है ना, समझ में आ रहा है। और ये देखो 3 मीडियन उधर चला जाएगा तो 3 मीडियन इधर आ गया, और ये मोड उधर आ गया तो ये मोड इधर हो गया। तो एक आप लोगों को सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, तो आप कोशिश करना ये फार्मूला याद रखना और ये एग्जाम में लिख देना। बस यही बोला जा रहा था, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देके और ये लास्ट में रिलेशन लिख देना, ऐसे इसमें से मिल जाएंगे मार्क्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है ना, एक बार थ्रो किया जाता है। देखो ये वंस लिखा हुआ है। देखो आगे जाओगे जब 11th 12th में तो आप लोगों को ट्वाइस तक का भी आएगा क्वेश्चन, है ना, ट्वाइस, यहाँ पे आपको 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो यार वंस बोला है तो सिर्फ 6 आउटकम्स आपके हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो कि डाइस पर आपका लिखे रहते हैं। तो यही 6 आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, है ना। तो चलिए द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर और इवन नंबर। तो आपको एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ये मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा, आप लोग को यहाँ से लिख दिया। देखो लिखा हुआ है कि डाइस 6 फेस्ड या 6 साइडेड, जो भी लिख सकते हो कि इसमें 6 साइड होते हैं या फेस होते हैं। नंबर ऑन द डाई, देखो नंबर कौन कौन से डाई में है, सम नंबर्स कौन कौन से डाई में जो मतलब प्रिंट है, देखिए 2 4 और 6 प्रिंटेड रहता है। और देखो जो ऑड नंबर्स जो प्रिंट है वो 1 3 और 5 मतलब उसमें रहता है। और देखो ऑल नंबर्स जो उसमें प्रिंट किए हुए रहते हैं बाकी सभी 6 साइड्स में, जितने भी फेस हैं सभी फेस में अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखे हुए रहते हैं। अब देखो वी नो दैट, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट जो कि इवेंट को अगर हमको देखना है तो उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमारा इवेंट चाहिए उस इवेंट के फेवर में जो भी जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उसका कलेक्शन, ठीक है, उसके नंबर्स, है ना। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे पॉसिबल लिख देना, ठीक है।
मतलब जितने भी तरीके के पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर के जो फेवर में है वो कौन कौन से नंबर्स थे, अभी मैंने आपको बताया कि आपके ऑड नंबर के फेवर में था 1, 3 और 5। तो टोटल कितने नंबर्स हुए, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल टोटल मैंने आपको शुरू में बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 3/6 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखो यार, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे 2 कॉपी होगी, मैंने ऐसे कैसे डैश दे दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं कीजिएगा, सारी चीज़ें 2 कॉपी नीचे उतारते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर की जगह में मैं इवन नंबर ले लूँगा। अब देखो यार, वो भी सेम था, 2, 4 और 6 था, मतलब फिर से तीन जो आपके मतलब कि आउटकम्स हैं वो आपके फेवर में है, तो वो 3/6 फिर आएगा, तो 1/2 आंसर फिर आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो अब सेक्शन बी में हम लोग एंटर कर जाते हैं बच्चों। आप लोगों को जो सेक्शन बी में देखिए क्या क्वेश्चन किया गया है, पूछ रहा है कि देखियो, आप लोगों को पता होगा क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है उसमें आपका सिर्फ इंटरनल रेशियो की बात की गई है लाइन का। खैर अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िए इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस एक लाइन सेगमेंट जो कि कौन कौन से पॉइंट को जोड़कर बना है लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट 5,6 और एक है -1, -4। ये दोनों मतलब कि पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको, और उसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना। तो आपको पता ना कि कौन सा रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, कोई भी मतलब कि आपको जब भी मतलब वाई एक्सिस जब कोई भी लाइन को जब डिवाइड करता है तो इसका जो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट ही सिर्फ आएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस की एक खासियत ये होती है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक्स कुछ ना कुछ होता है और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप लोग को यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका अपने आप खुद ब खुद मतलब कि 0 हो जाएगा और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल का आपको मतलब कि वर्टाइसेस दे दी गई हैं, और वर्टाइसेस देने के बाद इसका आपको क्षेत्रफल वाला जो आता है, इसका एरिया निकालने वाला जो फॉर्मूला रहता है, उसका एरिया वाला फॉर्मूला यूज करके आपको निकाल लेना है। तो देखो यार, मैंने यहाँ लिख दिया, हेयर वी हैव गिवन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट्स दिया वो मैंने लिख दिया। फिर देखो कंपेयरिंग दिस विद, देखो ये एक आपका फॉर्मूला में यूज होने वाला है। आप लोगों को मतलब कि सेक्शन फॉर्मूला याद ही होगा, ठीक है। तो वही वाला आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k=1 k:1 में आपको यहाँ पे मानना था, ये आपको याद रखना है हमेशा। और फिर जो m1 m2 ये जो फॉर्मूला में यूज होता है उसको हमको ले लेना है। देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आप तुम लोग को। देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यही मैं बोल रहा था कि सेक्शन फॉर्मूला का जब भी यूज होगा, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला जब भी यूज होता है तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम देख रहे हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 m2 होता है। और फिर जब y के लिए निकालोगे तो y तो आपको 0 है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला x और y कोऑर्डिनेट के लिए निकालता है कौन सा पॉइंट को निकालता है, जो इसको डिवाइड करता है। जो पॉइंट डिवाइड करता है वो पॉइंट का ये हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। एक x कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, एक आपका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। तो उस दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ x2 और x1 आपका है ना, किससे चेंज हो जाता है, ये आपका y2 और y1 से आ जाता है, ठीक है। सिर्फ x2 और x1 के जगह में आपका y1 y2 आ जाता है। तो याद रखना है। और ये रेशियो जो आपको मानना है k:1 मानना है, जो डिवाइड करता है, और इसको m1 समझ लेना है, इसको m2, बस इतना ही मैं करने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वही मैंने यहाँ पे फिगर में बनाया है। देखो k1:1 का रेशियो में आपको मान लेना है कि ये डिवाइड करता है। सो m1 = k हो जाएगा और m2 = मतलब कि m हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ये m1 समझ लो और इसको m2 समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है सारे वैल्यूज। देखो m1 का वैल्यू अभी मैंने बताया कि k ले लेना है, तो k यहाँ पे रख दिया, और x2 अभी मैंने मान लिया था। देखो x1 और x2 यहाँ पे शुरू में दोनों पॉइंट्स को मान लेना है, ठीक है। इसको x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। 3 पॉइंट मिल के मतलब है आपको समझ जाएगा, 3 पॉइंट्स रहने चाहिए। एक पॉइंट आपको ये पता करना और ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x का मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ मैंने लिख दिया है m1 x2 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, दिखा देता हूँ मैं। पहले मैं y कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिर्फ देखो 0 लेके मैं बना रहा हूँ। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है बच्चों, सॉरी मैंने बताया था कि x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब m1 का वैल्यू पुट कर दिया मैंने और m2 का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। और ये देखो k+1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और ये देखो -k और ये +5 है ना, तो -k+5 आ गया। तो आप ये देखो ये k उधर चला जाएगा, ध्यान से सुनना, ये तो 0 हो गया, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये k उधर जाके क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k = 5 आ गया ना बच्चों। तो इससे क्या पता चला, हेंस द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इज 5:1, 5:1 में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेना।
अगर देखो बच्चों y का कोऑर्डिनेट पूछ लेता आप लोगों को y कोऑर्डिनेट, तो उसका भी निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। y वाला यूज करूंगा और y का यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है, सीधे k का वैल्यू आपको पुट कर लेना है। k का वैल्यू आप लोग ऊपर फाइंड आउट कर ही लिए थे, तो वो पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों को एब्सिसा दिया हुआ था, तो अगर आपको देखो यहाँ पे आपको पता है कि एब्सिसा 0 था, ऑर्डिनेट से फाइंड आउट करना था, जो कि y आपको पता नहीं था। तो y वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका जो पॉइंट पर ये डिवाइड करता है ना, तो वो पॉइंट भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो सिर्फ वही मैंने नीचे बना दिया, अगर पूछे तो मैंने लिख दिया, अगर पूछ लिया तो y का मतलब कि पूछ दिया कि मतलब कैसे y फाइंड आउट करिएगा, तो देखो y का फॉर्मूला यूज़ कर लेना और फिर उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। देखो एब्सिसा तो दिया हुआ है आपकी 0 है, और आपको यहाँ से ऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, है ना। फॉर्मूला पुट कर लेना, k का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना, देखो यहाँ पे k का वैल्यू सिर्फ पुट कर देना। अब चलो अब हम लोग चलते हैं आपका जो ट्रायंगल का वर्टाइसेस दिया था बच्चों, और उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना था। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी का मैंने यहाँ पे सभी मतलब जो भी वर्टाइसेस हैं सभी को मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। कैसे याद रखना है, देखो सीरियल वाइज है, x1 1 2 3 लिख दोगे, तो अगर x1 y है तो y2 ये बनेगा और y3 ये बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। और अगर ये बनेगा आपका x2 तो ये इधर जाएगा और फिर देखो सर्कल में घूमता है। आप लोग अगर समझते होगे तो क्लॉक वाइज जैसे करके घूमेगा। तो आप लोग 3 के बाद क्या लेना है, 1 को लेना है, जो है वो उसको नहीं लेना है। अब देखो 1 ले लिए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझा रहा था। अगर इसको ले लियो तो क्लॉक वाइज में इधर जाइएगा तो इधर क्या पहले मिलेगा, 1 मिलेगा तब 2 मिलेगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है बच्चों। x1 y1 मान लिया है, x2 y2 मान लिया है, x3 y3 मान लिया। किसी को भी कहीं पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है। तो कोई भी मानने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। और फाइनली पुट करने के बाद देखो यार मॉडुलस मैंने ले लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो एरिया आता है ट्रायंगल का वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। और ये देखो माइनस इंटू, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते, देखो जब भी यहाँ पे माइनस लगाना देखो फार्मूला के हिसाब से, इसीलिए फार्मूला सामने रखना चाहिए। देखो y2 माइनस, तो यहाँ पे y7 आया था y2 का वैल्यू, फिर माइनस लगाना ये वाला माइनस, और फिर y3 का वैल्यू अपने आप में -4 है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर -4 लिखना इस तरह से करके, ताकि कहीं पर भी गड़बड़ ना हो। और इसको फाइनली आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोगों को पूछ रहे हैं, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यार ऐसे क्या पूछ रहा है आप लोग, एक टावर ऐसे दिया हुआ है, आज आप लोग देखे होंगे टावर ऐसे ही कुछ फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे करके टावर रहता है, ये वर्टिकली खड़ा है, और ये आपका दिया हुआ है पॉइंट, जो कि इसके फुट से मतलब कि इसके जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उससे 50 मीटर अवे है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, है ना, कि जो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे दिया है, तो इसकी हाइट पूछ रही है, हाइट पूछ रहा है आपको। तो देखो यार जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग देखिए ये एंगल का जब आप यूज करोगे, अगर ए बी सी अगर आप लोग मान लेते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल है उसके इस एंगल के हिसाब से आपको क्या क्या यूज करना होगा, एक जो गिवन डाटा है उसका तो यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बेस आपको लेना है और यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर लेना है ना, परपेंडिकुलर। तो ये P और B कौन से ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो में आता है बच्चों, तो 10 में ही होता है। तो देखो 10 का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्यों 10 लेंगे सो, क्योंकि दोनों उसी में यूज होता है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे डाटा का आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिएगा डिस्क्राइब करके, ताकि अच्छा सा मार्क्स मिल सके आप लोग को। फिर लिखना लेट द हाइट, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट, ये क्वेश्चन ही है आप लोग का, ठीक है। आप लोग देखिए कैसे डिस्क्राइब करके लिखना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, आप लोग h मीटर आपको हाइट अपने से लेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो सो ए बी इज इक्वल टू h मीटर, h मीटर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे जो ए मैंने यहाँ पे एंगल माना है, ये सी यहाँ पे माना हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखना होगा ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 15 मीटर आप लोग को दिया हुआ है, और सीबी का इसलिए लेंथ कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपका ये है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आप लोग को दिया हुआ है। सिंस द टावर इज वर्टिकल टू ग्राउंड, देखो वर्टिकल टू ग्राउंड है, इसलिए जो एंगल ये बनेगा, ये मैंने बताया ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए आगे क्या करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे टेन सी यूज़ करेंगे, आप लोगों को मैंने पहले बताया था। और टेन सी का देखिए साइड अपोजिट टू एंगल से
एंगल सी के अपोजिट में कौन सा है साइड है, तो ये है हाइट है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी मतलब कि बेस, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होगा, एक एडजेसेंट एंगल यूज़ होगा और ये एक आपका एक एडजेसेंट साइड को देखना है और एक आपका अपोजिट साइड को देखना है इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे टेन सी का आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, ए बी डिवाइड बाई ए सी बी, है ना। तो देखो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये 60 डिग्री आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी बाई सी बी और यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा एच बाई 1.15, तो आपका एच कितना आ गया 15√3। तो इससे क्या पता चला कि टावर की जो हाइट है वो एच इज इक्वल टू 15√3 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो आप लोग को ये जो 11th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है 10A इज इक्वल टू कोड भी आपको मतलब कि दिया हुआ है, इफ़ 10A इज इक्वल टू 10B देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो देखो ऐसे भी मैंने बताया था कि जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो आपका 90 डिग्री जब भी रहता है तो उसको एक दोनों में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मूला यूज़ किए थे, चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व भी कर देते हैं। आपको दिया हुआ है 10A इज इक्वल टू 10 cot A, यही दिया हुआ है ना, देखिए क्या दिया हुआ है 10A इज इक्वल टू cot B दिया हुआ है, सॉरी 10A इज इक्वल टू cot B, ठीक है। तो यहाँ पे हम cot B कर लिए। अब देखो बच्चों दोनों को एक ही फॉर्म में हमको पहले ले आना है, तभी हम एंगल को एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देंगे cot, आप लोगों को पता होगा जब भी मैंने बताया था कि चेंज करना रहता है तो 90 मैंने से हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री मैंने से, और ये cot B रह जाएगा जस के तस रह जाएगा जैसा था। अब ये देखो दोनों एंगल को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इससे क्या हो गया बच्चों, ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपका लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है 5:8 रेशियो में, और आपको एक ड्रॉ टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं एक सर्कल का जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है, और दोनों मतलब कि जो विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री ईच अदर, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि आपका देखिए ये वाला, ये दोनों जो आपका टेंजेंट्स खींचे गए हैं, ये टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ऐसा आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो बच्चों तो क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना तुम लोग। देखो ऐसे करके एक लाइन खींच लेना, ड्रॉ कर लेना बच्चों, जो कि 7.6 सेंटीमीटर का होगा। इसको ए भी लिख लेना, जो भी लिखना लिख लेना। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर खींचता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे करके खींच लेना बच्चों, और ये लिख देना यहाँ पे PQ में मान लेता हूँ, PQ ये 7.6 सेंटीमीटर। ऐसे देखो अगर तुमको लेंदी में अगर ये अच्छा सा डिटेल में सोल्यूशन चाहिए बच्चों तो देख लो, मैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों हैं उसका सेट 1 का जो पार्ट 2 मैंने डाला है उसमें देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना तक है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे। देखो ठीक है, तो यहाँ क्या करना बच्चों, एक कोई भी एंगल पर कंपास का कोई भी एंगल लेके तुम लोग यहाँ पे देखो 7.6 मेजर करके पहले एक लाइन खींच लेना, मैंने बोल दिया। अब ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा करके एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। और इसको देखो आपको क्या बोला है बच्चों, ध्यान से सुनना कि 5:8 के रेशियो में आपको डिवाइड करने बोला है। तो आपको देखिए कितना टोटल डिवीजन बनेगा 13। देखो कैसे, इसको 5/8 के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 8 और 5 कितना होता है बच्चों 13, तो मतलब कि टोटल आपका 13 डिवीजन बनेगा। कितना बनेगा 13 डिवीजन बनेगा। देखो ध्यान से समझ लेना, 5:8 ये क्वेश्चन इजी है। तो 5:8 कितना होता है 13, तो 13 डिवीजन आपको बनाना होगा, जिसमें से एक 5 को डिनोट करेगा और एक 8 को डिनोट करेगा, तो इसके रेस्पेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो 13 डिवीजन हम लोग करेंगे, तो ऐसा डिवीजन लेना बच्चों। देखो जो आपका कंपास रहेगा उसका दोनों जो पॉइंट रहेगा, लास्ट वाला पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो रहेगा उसका ज़्यादा दूरी मत रखना, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना, ताकि 13 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर सको, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि कम ही लेके रखना आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग कम लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो यहाँ पे मैंने 13 तक लिया है बच्चों, ठीक है। आपको इसी तरह ले लेना है, ठीक है। अभी मैं इरेजर से ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग 13 इक्वल डिवीजन कर लियो बच्चों। अब इसको चाहो तो तुम लोग नाम भी दे देना, A1 A2 ऐसे करके यहाँ पे जाओगे तो A3 A4 A5 यहाँ पे आएगा, A5 यहाँ पे आएगा ना बच्चों, और A13 यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखना, A13 यहाँ पे आएगा, ये A5 यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट A5 होगा, ये वाला, ठीक है। A5 तुम लोग काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये काउंट कर लेना। उसके बाद देखो क्या यूज़ है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से तुम लोग देखना कि यहाँ से देखो कि A5 एक आपको कंपास का एक सिरा इसे बना लेना, एक शुरू में फैला लेना, उसके बाद कम ज़्यादा नहीं करना। और A13 वाला जो पॉइंट यहाँ पे है उसको मैं कलर के चेंज कर देता हूँ आप लोग को।
देखो कंपास का एक सिरा यहाँ रख लेना और ऐसे करके यहाँ पे बैठा के ऐसे करके घुमाना। तो कैसे घूमेगा बच्चों, घूमेगा कैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ। आर्क बनाओगे तो ये आर्क कुछ ऐसा जाएगा बच्चों, और यही आर्क यहाँ पे A5 में लेके अभी आप लोग को याद रखना कि ये जो सिरे का बीच का जो आप लोग का दोनों नीडल के बीच में जो फैला है उसको बदलना नहीं है, और नीडल से फिर A5 में एक पॉइंट को रख के मतलब एक पॉइंट यहाँ रखोगे है ना नीडल का, और उसके बाद फिर से घुमा दोगे तो फिर कंपास का जो मतलब कि ऐसे घूमेगा। ठीक है, दोनों साइड से घूम गया। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। अब कंपास की ज़रूरत अभी कम मतलब बंद कर दो। अब देखो क्या करना है। उसके बाद देखो यार यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला A13 वाला पॉइंट, और ये वाला जो किनारा है सबसे लास्ट वाला पॉइंट PQ का देखो सबसे लास्ट वाला पॉइंट, तो Q से मैच कर देना बच्चों, Q से मैच कर देना। अब देखो ये अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो कलर में चेंज करता हूँ, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या काम है। देखो एक फिर कंपास का फिर अब देखो यहाँ पे एक सिरा रखना, यहाँ जब मैं ब्लू से पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ इसके बीच का देखो यहाँ पे इतना मतलब समझो कि आर्क का इतना हिस्सा यहाँ से भी आपको कट आउट करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ पे फिर एक सिरा रखेंगे कंपास का, दूसरा सिरा कहाँ काटेगा, इसी के बराबर यहाँ काटेगा। अब देखो यही आपका एंगल बन गया बच्चों, और यहाँ से इसको मैच कर देना A5 को। तो देखो ये दोनों जो लाइन है पैरेलल बन जाएगा। कौन कौन लाइन, ये ब्लू वाला लाइन और ग्रीन वाला लाइन, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल बन जाएगा। अब ये देखो ये जो डिवीजन हो गया ये 5:8 में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो आप लोग अपने NCERT बुक में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रोसेस बता दिया। लिखना है वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ है ना, हैविंग 7.6 सेंटीमीटर लेंथ, ऐसे करके इस तरह सारी चीज़ें लिख देना है ना। ड्रॉ ये लाइन लिख देना कि ये वाला पॉइंट जो बढ़ाओगे लाइन इसका भी लिख देना। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं NCERT में, लेकिन मैंने बता दिया कैसे बनाना है। फिर भी अगर आप लोग को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं, तो देखो ऐसे लिख देना सॉल्यूशन में, ये सारे स्टेप्स आप लोग लिख देने हैं। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोग को बता दूं यहाँ की जो मैंने आप लोग को PQ लेके एग्जांपल दिया था, सिर्फ यहाँ पे A और B से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, और जो A5 से जो पॉइंट यहाँ पे मतलब मिला है वो C यहाँ पे ले लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बस यही देख लेना कि ऐसे ही करके बनाना है। ठीक है, ठीक है, देख लेना। ठीक है, आप लोग एक काम करना कि हो सके तो ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो। अगर लाइन दिया है तो ऐसे करके फिर 7 करके आप लोग कटआउट निकाल देना। ठीक है, यहाँ पे कट कर देना, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप लोग ऐसे एक्सटेंड करके रख देना और स्टेप्स ऐसे लिख देना है। और आगे देखिए फिर यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए, ठीक है, यही सारी चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद देखो एक और पॉइंट है जो ऐसे लिख देना है, प्रूफ करके देखो ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग को जो मैं बस सर्कल वाला बता रहा था उसका देखिए मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझा दिया था कि दोनों जो टेंजेंट्स यहाँ से खींचे जाएंगे वो 60 डिग्री उसके बीच में मतलब जो इंक्लाइन होगा दोनों के बीच का एंगल लाइंस के बीच का वो 60 डिग्री होना चाहिए। देखो यार क्वाड्रिलेटरल जब बन रहा है ऐसे करके देखो इसके दोनों रेडियस को जब हम टच करवाते हैं तो आप लोग को पता होगा रेडियस जो होता है सर्कल का वो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट से। ठीक है, टेंजेंट्स और जो इसका रेडियस होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो यार ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी टोटल जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं चारों का मतलब सम करोगे तो वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में देखो इसको जोड़ दो 360 डिग्री -60 -90 फिर -90 तो आप लोगों को कितना बचेगा ये 120। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पे 120 डिग्री का बना के हम लोग टेंजेंट्स खींच दें। चलिए हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बाकी आप लोग सॉल्यूशन में ये वाला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना। देखो जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी सिर्फ आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए यहीं पे मैं समझाने वाला था। अच्छा देखो नाम में कहीं चेंज नहीं करना क्योंकि देखो मैंने भी पी माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग को मैंने बोल रहा था वो कोई दिक्कत नहीं है, पी है तो नाम एकदम सेम रखना। जो कंस्ट्रक्शन वाला जो मतलब स्टेप्स था वो फॉलो कर सकते हो। जिस तरह की वहाँ पे जो लाइन वाला था वहाँ पे चेंज हुआ था लेकिन यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो यार एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। जितना सेंटीमीटर का आपका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का लेके खींच देना। ठीक है, ड्रॉ कर देना। उसके बाद देखो यार आपको मैं समझा दूँ कि इसमें बात क्या है, फंडा क्या है। देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर फंडा है आपका एंगल का। ध्यान से सुनना, देखो आपको 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए है ना। और आप लोग को पता है कि ये वाला जो एंगल कोई भी टेंजेंट होता है वो सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल मतलब कि सबटेंड करता है। ठीक है, बनाता है। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 60 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, ये 90, ये 90। तो आप लोग को पता होगा कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आप लोग देखोगे तो 4 एंगल्स जितने भी सभी एंगल्स है सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है बच्चों। तो उसमें हम माइनस कर देंगे 90 डिग्री क्योंकि ये है एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, एक और एंगल है 60 डिग्री। तीनों के आप लोग मतलब कि घटाओगे
घटाओगे बच्चों, जब सब्सट्रैक्ट कर दो तो 120 डिग्री यहाँ पे बचेगा, जो कि रेडियस दोनों रेडियस और बीच में जो ये एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही बस हमको क्या करना है, ये 60 डिग्री पर अभी ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 120 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये दोनों रेडियस से फिर 90 डिग्री का हम लोग एंगल बना देंगे, तो हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, वही चीज़ें करने वाला हूँ। चलो देखेंगे क्या करेंगे हम लोग को 60 डिग्री पर पहले ध्यान नहीं देना है। देखो पहले मैंने ये देखो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और AOB मैंने एक डायमीटर भी खींच दिया है बच्चों। अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखो पहले एक 60 डिग्री आप लोगों को खींचना, पहले भी जानते होंगे कि एक आर्क कोई भी तरह का फैलाव के लेके कंपास का बनाना है, और एक बार जब यहाँ पे आप कट कीजिएगा, काटिएगा, तो ये जो आपका जो आर्क काट के यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ से मैच करने पर देगा। आप लोग को पता होगा ये 60 डिग्री। अब ये देखो ये 60 डिग्री है, तो आप लोग को पता होगा ये और ये दोनों एंगल, जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, AB आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल का सम आपका 180 होगा, तो ये 120 डिग्री खुद ब खुद बन जाएगा। देखो वही मैंने किया है, देखो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे मैच कर दिया AP से, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे 120 डिग्री का बन जाएगा। देखो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये 120 डिग्री अब आपका खुद ब खुद बन गया। अब देखो बच्चों, अब इधर का कोई पोर्शन का काम नहीं है, अब यहाँ पे छोड़ो, इधर कोई काम नहीं, यहाँ से सिर्फ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ध्यान कहाँ से कहाँ तक देना है, यहाँ से यहाँ तक बस। अब देखो 120 डिग्री बन गया बच्चों, तो यहाँ से एक 90 डिग्री खींच देंगे और एक यहाँ से 90 डिग्री खींच देंगे, तो ये खुद ब खुद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखो कैसे खींचना है 90 डिग्री, आप लोगों को खींचना बचपन में आप लोग सीखा होगा बच्चों, कि यहाँ से कोई भी मतलब कि आर्क ले लेना है, और वही आर्क का जो मतलब कि होना चाहिए, फिर वहाँ से मतलब कि यहाँ पे खींचेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा इंटरसेक्ट करके, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे 160 डिग्री बनेगा, और ये दोनों जो पॉइंट हमें मिले हैं वहीं का फिर से यहाँ पे आर्क लेना और फिर से यहाँ पे आर्क लेना, और जो इंटरसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ये आप लोग बनाने सीखे होंगे। तो देखो वो मैं यही कर रहा हूँ, एक आर्क यहाँ पे लिया, एक आर्क यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, तो 120 डिग्री हो गया। आप लोग जब लाइन को आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक लाइन को जब हम लोग को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना रहता था, तो यही करते थे। क्या करते थे, बीच से लेके 90 डिग्री का जब भी एंगल बनाना रहता था, हम लोग क्या करते थे, एक बार कट करते थे 60 डिग्री बनता था, फिर एक बार तो फिर 120 बन जाता था, फिर यहाँ पे रखते थे कंपास का एक पॉइंट, और फिर यहाँ से मतलब कि एक आर्क लेते थे, फिर यहाँ रख के फिर एक मतलब कि आर्क लेते थे और मैच करते थे, 90 डिग्री बनता था। बस वही करना है, एक बार मैंने याद दिला दिया। तो देखो यहाँ से मैंने 90 डिग्री यहाँ से देखो यहाँ से मैच कर दूंगा, और फिर इसी तरह यहीं से सेम टू सेम बनाऊंगा। देखो यहाँ से यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों मैच कर दिया बच्चों, और जो मुझे चाहिए था फिगर, वो फिगर फाइनली बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो वही मैं समझाना चाह रहा था। देखो मेजरमेंट करके भी देख लेना, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना बच्चों। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप लोग का है कि लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन्स, है ना, 1 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। निशा टेक्स आउट ए बॉल, लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द ब्लैक बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल। देखो कैसे इसको बनाना है मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखिएगा, इन ए बैग, ऐसे करके लिखिएगा बच्चों, इन ए बैग। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा राइटिंग में लिखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं रहा बच्चों, विच आर, ये रेड वाला कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से देखो मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में, विच आर ब्लैक कितने बच्चों, 5 हैं। ठीक है, उसका आगे क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ बॉल्स, फिर डैश दीजिएगा उसी तरह से करके, डैश डैश डैश, विच आर ब्लू कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखना है बच्चों, देखिए P लिखिएगा, है ना। ठीक है, टेकन आउट रेड बॉल। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे बच्चों, फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 1 आपका एक मतलब कि रेड बॉल के फेवर में एक ही बार निकला बच्चों बॉल, और टोटल कितने बार हम लोग बॉल को मतलब निकाल सकते थे, कितने बार, तो कितने बार बच्चों, 5 बार आपका ब्लैक बॉल, 3 बार ब्लू बॉल, 1 बार रेड बॉल, तो 1/9 हो जाएगा ना बच्चों इसका आंसर, तो 1/9 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, 1/9। फिर देखिए P टेकन आउट, ठीक है, क्या, ब्लैक बॉल BLAC के ब्लैक बॉल, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, BALL, इसका 5/9 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्लैक बॉल 5 है। और उसी तरह से ब्लू बॉल का कितना आ जाएगा बच्चों, उसी तरह सेम लिख देना, P टेकन आउट ब्लू बॉल क्या हो जाएगा बच्चों, 3/9, जो कि 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो आप जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आंसर बनाना, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बोलता है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे है ना, बोलता है द एंगल ऑफ इलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, और देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है 45 डिग्री। आपको टोटल हाइट फाइंड आउट करना है टावर का, ठीक है। देखो बच्चों, अगर पूरे डिटेल्स में इसको देखना है तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता चुका हूँ, चलिए फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक भवन है, मतलब एक बिल्डिंग है बच्चों, ऐसे करके, और वहाँ से देखो एक आपका पैरेलल लाइन जाएगा, ठीक है, ये सीधा लाइन होगा। अब यहाँ से जो ऊपर जाता है उसको एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं, जो नीचे जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो एंगल ऑफ इलिवेशन 60 डिग्री है बच्चों, और ये 45 डिग्री है। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन गया है वो आपका इसके पैरेलल रहेगा, याद रखिएगा, जो बेस में जो आपका है वो हमेशा आपका जो मतलब इसके पैरेलल रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जो एंगल यहाँ से बनेगा बच्चों 45 डिग्री, वो अल्टरनेट एंगल से देखो यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा ही बनेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जब हमको 7 मीटर हाइट दिया है बच्चों, क्या करना मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये जब 7 मीटर हाइट दिया है बच्चों, देखो मुझे इसका टोटल फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है सी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे बच्चों, एक इतना दूर का हाइट में तोड़ेंगे और एक इतना दूर का हाइट में तोड़ेंगे। देखो दो यहाँ पे बन रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। देखो 2 ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ट्रायंगल का ये वाला मुझे जब दिया हुआ है तो ये वाला 7 मीटर अपने आप खुद ब खुद पता चल गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमको ये पता लगाना, देखो क्या क्या पता चल गया। ये 7 मीटर पता है तो हमको ये 7 मीटर पता चल गया बच्चों। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमको यूज करना है, तो ये 60 डिग्री है बच्चों। तो देखो ये तीनों साइड में कोई एक साइड तो मुझे पता रहना चाहिए, तभी ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर पाएंगे बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो इसको हम पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगाएंगे बच्चों, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये जितना रहेगा ये उतना ही रहेगा, समझ में आ रहा है। ये जितना डिस्टेंस रहेगा यही डिस्टेंस इतना भी रहेगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये जब 45 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, और ये जब हमको 45 डिग्री मिल गया है तो ये वाला के यूज से, जब आपको पता होगा, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब एक एंगल और एक आपको साइड पता हो तो फिर दूसरा साइड भी पता लगा लेते हैं, कुछ सभी साइड। तो ये साइड हम पता लगा लेगा, और ये साइड जब पता चल जाएगा तो मुझे ये साइड पता चल गया खुद ब खुद। और जब ये साइड पता चल गया बच्चों, और हमको यहाँ का एंगल भी पता है बच्चों, तो हम दूसरा एंगल जो कि ये है उसको भी पता लगा लेंगे, DE, ठीक है। अब टोटल हाइट क्या करेंगे, इसको और इसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो वही कर रहे हैं बच्चों, और कुछ कर नहीं रहे हम लोग। देखो क्या लिखेंगे, देखो कैसे बनाना है, क्वेश्चन जानना जरूरी है लेकिन उसको कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखिएगा, लेट द बिल्डिंग बी AB, बिल्डिंग का नाम AB है, एंड द टावर बी CE, और टावर क्या है, CE है ना। गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग इज AB इज इक्वल टू 7 मीटर, आपको दिया हुआ है। अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टावर ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ टावर का जो यहाँ पे एंगल ऑफ इलिवेशन बना रहा है बिल्डिंग से 60 डिग्री है ना। हेंस जो का एंगल बना EAD, ये वाला एंगल जो बना 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखो ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है डिप्रेशन वाला 45 डिग्री, एंगल का नाम भी लिख दिया हुआ है EAD, सॉरी यहाँ से लिखा होगा, देखो CAD, एंगल CAD, ये वाला एंगल जो बोल रहा है CAD वो आपका बन गया है क्या, CAD। देखो यहाँ से CAD ये 45 डिग्री। तो याद आप लोग फिगर देख के लिख सकते हो, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ टावर CE, दैट इज CE को हमको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, जो मैंने बताया बस वही प्रोसेस करना है। सिंस AB एंड CD आर पैरेलल, देखो मैंने वही लिखा AB और CD जो पैरेलल है तो उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो AB इज इक्वल टू 7 मीटर, ये वाला हाइट मुझे पता चल चुका है, ये मैंने पहले बता दिया था, मुझे ये पता लगाना है। अब ये देखो इसको पहले हमको पता लगाना होगा, तो देखो वही करेंगे। एंड ऑल्सो AD एंड BC आर पैरेलल, देखो वही लिखा हुआ है AD एंड AC, सॉरी AD एंड AC कहाँ पे है, AD एंड AC, देखो यहाँ पे गलत थोड़ा सा नाम लिख दिया हुआ है, BC, सॉरी, ठीक है AD एंड BC और पैरेलल, देखो पैरेलल एंड सो AD इज इक्वल टू BC, जो मैंने बोला बस वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखो अल्टरनेट एंगल से निकालेगा, ये वाला एंगल लिखा हुआ है, ये देखो जो लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ नहीं था। सिंस टावर एंड बिल्डिंग और वर्टिकल टू ग्राउंड, दोनों वर्टिकल है बच्चों, इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो ABC, देखो ये वाला एंगल ABC ये 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री बनेगा, देखो ये, क्योंकि दोनों वर्टिकल है, ये एंगल भी और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो सिंस ये ठीक है लिख दिया। नाउ AD एंड BC आर पैरेलल, वही मैंने बताया था AD और BC दोनों पैरेलल हो जाएंगे, AD एंड BC। टेकिंग AC एज ट्रांसवर्सल, देखो AC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो यहाँ से हमको अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा। AC को हम लोग जब यहाँ ट्रांसवर्सल लिए, देखो पैरेलल लाइन किसको लिए, ये और इसको ट्रांसवर्सल लाइन लिए हैं बच्चों, तो मुझे अल्टरनेट एंगल यहाँ से एक मिलेगा, देखिए इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, देखो अल्टरनेट इंटरनल एंगल है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में। तो देखो यहाँ से अल्टरनेट एंगल से मुझे ACB जो एंगल था ACB वो भी 45 डिग्री मिल गया। अब हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे बच्चों, क्या यूज होगा, देखो ये P हो जाएगा,
इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखना होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये पी हो जाएगा और ये बी। तो पी और बी किस में यूज होता है बच्चों, टेन में। तो देखो ना टेन का यूज किया जाएगा। टेन 45 डिग्री का वैल्यू अगर याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में, वो सारी चीज़ याद रखें। देखो वही लिखा हुआ है टेन सी, क्योंकि ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं बच्चों। टेन सी इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये वाला लिखा हुआ है अपोजिट टू सी, डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू, ये वाला लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। ए बी बाई बी सी, देखो वही लिख दिया है। इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों, 1 होता है। तो उससे मुझे पता चल गया कि बी सी इज इक्वल टू 7 आपका आ गया, ये वाला बच्चों आपको 7 ही आ गया है, ठीक है। जब ये 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा। तो वही लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। सिंस ये दोनों इक्वल था इसलिए ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये जब 7 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, तब क्या यूज होगा, देखो ध्यान से सुनो। ये बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, देखो 60 डिग्री के लिए ये बेस हो गया, और ये फिर पी है, तो फिर मतलब 10 का हम लोग यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। 10 का ही यूज होगा, 10 60 डिग्री देखना। देखो लिखा है नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी, अब ए डी का यूज़ कर रहे हैं बच्चों, देखो ये वाला ए डी ई, अब इसी का यूज होगा ही होगा, है ना। 10 ए का वैल्यू लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड एडिशन टू ए, वही लिखा हुआ है चीज़ जो मैंने बताया था अभी आपको। ये वाला और ये वाला एंगल साइड पर ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडिशन टू साइड, तो ई डी बाई ए डी लिख दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो बच्चों ई डी, अब देखो बच्चों 10 आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 10 30 का √3/2 होता है, फिर 10 45 का 1 होता है, फिर √3 होता है, तो √3 यूज होगा, 10 60 डिग्री है। अब ई डी बाई, देखो ई डी बाई ए डी, ये वाला लिखा हुआ है वैल्यू। अब यहाँ पे 7 इसको लिख देंगे, इसका वैल्यू हमको पता नहीं, ई डी को रहने देंगे। अब देखो 7 √3 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये वाला देखो, तो यहाँ से ई डी इज इक्वल टू 7 √3 आ गया। अब पूरा हैंस पूरा का पूरा लेंथ हाइट क्या हो जाएगा बच्चों 7 + 7 √3, है ना, ई डी प्लस डी सी, और यहाँ से देखो 7 कॉमन निकल जाएगा बच्चों, और ब्रैकेट में रह जाएगा √3 + 1, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ यही है कि एक टॉय है जो कि आपका एक कोन के फॉर्म का है ऐसे करके, और उसके नीचे देखो बच्चों माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है। और सेम रेडियस दोनों का सेम है, तो इसलिए आप समझ रहे होंगे कहीं से भी बाहर नहीं निकला होगा कोई भी सिरा, कोई भी मतलब वर्टाइस किसी का भी, दोनों एकदम सेम रेडियस का है। टोटल हाइट आपको टोटल हाइट दे दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, और जो 3.5 ये वाला दिया हुआ है। तो देखो इसी को चित्र को मैंने रफ फिगर में बनाया, यहाँ पे ये आपको फिगर है। तो आपको हमको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, तो याद रखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का हम लोग क्या लेने, कर्व्ड सरफेस, है ना। क्योंकि देखो बच्चों इसमें आप लोग को देखो मैं बता रहा हूँ कि हेमिस्फीयर का ये वाला जो आपका पार्ट पोर्शन है, सिर्फ इसी का हम लोग को देखना है एरिया, ये वाला एरिया भी आपको इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल ये वाला एरिया हम लोग इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि ये आप लोग का यहाँ पे कोन से ढका हुआ है, इसी के ऊपर माउंटेड है, कवर्ड है, ठीक है। तो सिर्फ इसका वाला यूज़ करेंगे, और ये वाला इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसलिए यूज़ नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि इसका भी बेस जो है, जो इसका बेस है रेडी जो कि आपका सर्कुलर मतलब कि होता है शेप में, वो भी इसी के सर्कुलर से मतलब कि दोनों एकदम कोलैप्स कर गया है। तो कोलैप्स कर गया तो वो दिख नहीं रहा है, तो उसको हमको यूज नहीं करना है, कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में। तो देखो वही लिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा, इसका देखो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, πr/l यूज होगा, और इसका क्या होता है बच्चों, हेमिस्फीयर का आप लोगों को पता पूरा का होता है 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr²। और अगर आपका जुड़ता, ये सर्कुलर पार्ट भी अगर जुड़ता तो ये प्लस πr² यहाँ भी होता है, यहाँ भी πr² होता है 2 बार, लेकिन ये दोनों यूज नहीं होगा, दोनों का दोनों नहीं रहेगा, बस इतना ही करना है। तो देखो यही फॉर्मूला लिखना है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है, दोनों का इक्वल है, वही लिख दिया, वही लाइन मैंने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने बता दिया अभी, ठीक है। अब देखो वही किए हैं, 2π का वैल्यू रख दिया और r² का 3.5 का स्क्वायर। आप लोग देखो यार इस तरह से करके एग्जाम में नहीं बताना स्क्वायर करके, हाँ देखो यहाँ पे दोनों को फैला के लिख दिया, वही मैं बोल रहा था कि दोनों को सेपरेट लिखना, कटाने में आंसर होगा, कटाने में आप लोगों को कैंसिल आउट करने में आसानी होगा। देखो 7 से जब आप लोग कटाइएगा तो 0.5 आएगा, ठीक है, जो कि 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा। सीधे के सीधे देखो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब चलिए उसका निकालते हैं। अब यहाँ से देखो बच्चों इसका मुझे हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हाइट जो है वो हेमिस्फीयर का, ध्यान से मेरा बात सुनना, पूरा टोटल में ये जब हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे तो कोन का हाइट हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो हाइट है बच्चों वो आपका πr/l जो यूज होता है, ये l जो होता है बच्चों, ये वाला l नहीं निकला है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन
टोटल याद रखिए जो स्लैंट हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट होता है बच्चों, वो एल होता है, और वो एल ही हमको फाइंड आउट करना है। ये एच मुझे यहाँ से पता चल गया, क्योंकि देखो ये 15.5 और यहाँ से ये 3.5 है, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 बचा। अब ये जो 12 बचा है, ये वाला देखो, ये वाला 12 और ये वाला देखो, ऐसे करके फिगर बनेगा। ध्यान से देखो, ये फिगर ऐसे बनेगा कुछ ऐसे करके, ये 12 है और ये रेडियस है कितना 3.5, तो ये वाला हमको मिल जाएगा स्लैंट हाइट। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ करके वही मैं करने जा रहा हूँ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल, और रेडियस आपको पता है बच्चों। अब देखो हाइट ऑफ कोन, अभी मैंने बताया टोटल हाइट ऑफ जो टॉय है उससे हम लोग रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोलेंगे, उसको मतलब हटा देंगे तो हम लोग को ये जो हाइट है मिल जाएगा कोन का। तो यहाँ से देखो 12 सेंटीमीटर मुझे मिल गया कोन का हाइट बच्चों। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम लोग बोले थे, पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपका स्लैंट हाइट है, ये एच है और ये आर है, और ये इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.5 ये दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है। तो दोनों का देखो बच्चों 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 3.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 3 चौके 12 मतलब 12.25 होगा बच्चों, है ना 12.25। दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर यहाँ पे 7/2 ले लिया है। देखो 3.5 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, 7 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 का स्क्वायर भी लेके बना सकते हो। ठीक है, तो देखो वही कर रहे हैं। ठीक है, देखो दोनों का अब यहाँ पे मतलब कि आपको फ्रैक्शन का सम आ गया है, फ्रैक्शन का सम कर लेना। और यहाँ पे देखो टोटल एल स्क्वायर कितना है बच्चों 265/4। अब देखो अंडर रूट निकालोगे बच्चों तो 625/4 का अंडर रूट जब निकालोगे एल निकालने के लिए, तो देखो क्या हो जाएगा 625 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर नहीं निकालने जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, जानते हो तो कोई बात नहीं है। 5 से देखो 5 5 जा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर देखो यहाँ पे 5 2 जा 10 और फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, फिर 5 5 जा। ठीक है, तो देखो 5 4 बार आ गया, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये 2 का पेयर बना, तो इसलिए 5 × 5 इसका आंसर हो जाएगा 25। ये अंडर रूट में है ना बच्चों, ये अंडर रूट में है, तो ये 2 ही 5 बाहर आएगा पेयर में। ठीक है, तो वही मैंने किया है 25 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 4 को तो आप लोग को पता होगा कि 2 का 2 बार पेयर बना है, तो ऐसे करके जोड़ा बना है एक बार, तो यहाँ से एक बार 2 बाहर निकलेगा अगर ये अंडर रूट में है तो। ठीक है, याद रखिएगा अंडर रूट में अगर 4 बार कोई चीज़ें हैं तो ये जोड़ा में 2 बार बनेगा तो 2 ही बार बाहर निकलेगा। ठीक है, और यही आपका आंसर होएगा। अंडर रूट अब नहीं रहेगा, अगर अंडर रूट हटाना है तो जोड़ा से एक निकलेगा पेयर से। तो वही मैंने किया है बच्चों 25.2 आया, जो कि आपका 12.5 हो गया। अब एल निकल गया, तब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट बना लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया पर निकाल लिया है कौन पाई आर एल का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो ये कितना आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर में इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय देखो बच्चों दोनों को सम कर देंगे। ये 77 आया था और ये इतना आया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। और आपको लिख देना है हैंस, नीचे से लिख देना है हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज इतना। ठीक है, तो इस तरह से करके बना लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों पूछ रहा है, बोल रहा है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। फिर उसी तरह सा क्वेश्चन है, रेडियस इक्वल है दोनों का 1 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है, हाइट भी रेडियस के इक्वल है, मतलब हाइट इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। वॉल्यूम आपको पाई के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन ईजी है बच्चों, आप लोगों को देखिए यहाँ पे चीज़ मैं फिगर बना देता हूँ। ऐसे करके आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर फिर से एक कोन है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसका भी हाइट जो दिया हुआ है बच्चों वो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम और सो भी पाई के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखो बच्चों मैं कैसे बनाऊंगा इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिगर को बना दिया हूँ। पहले मैं कोन का लिखता हूँ, दोनों का मैं साथ में लिखता हूँ बच्चों। आप लोग को याद होना चाहिए हेमिस्फीयर का जो होता है बच्चों, हेमिस्फीयर का वो आपको वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्यूब में आता है। और देखिए जो कोन का होता है बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जब 1 हो गया बच्चों आर का वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच का वैल्यू आपको अभी मैंने बताया कि 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1। ऐसे कर दोगे तो ये तो 2/3 पाई आ जाएगा। यहाँ से मैं आगे बना रहा हूँ, ऊपर देखो
2/3 पाई आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 पाई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। ये 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई में अगर आप पाई को बाहर निकाल के ये दोनों का आप लोग यहाँ पे फ्रैक्शन का जोड़ देखोगे तो 3 2 + 1 ये 3/3 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 3/3 जो कि 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, मैं बता दूं आप लोग को, ये जो आगे के दो क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी ये जो आगे के 2 क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये वाला जिसमें आपको मीन निकालना है, वो देखो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो मैंने बताया बस वही फॉलो कर लो, सेम कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या देखना है, मैथ का सेट वन का आप लोग को पार्ट 2 देख लेना है, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करवा दिया है। क्या करना है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f आपका निकालना है, यही आपका मीन होता है बच्चों। सिर्फ मीन को याद रखिए, माध्य बोलते हैं हिंदी में, बस इतना देख लेना, फॉर्मूला सेम है, यूज़ कर लेना, ठीक है। वर्ग अंतराल का आपको निकालना पड़ता है, क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है उसका आपको मिडिल पॉइंट 5, 28, 15 इस तरह से करके बना के देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बना दिया है। फिर देखो यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, इसका भी मैंने वहाँ पे समझा दिया फार्मूला बच्चों, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग फॉलो, जो चीज़ें देखो जो चीज़ें हो सकती हैं मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोग को नहीं हो सकती वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। तो ये वाला मीन और मीडियन वाला आप वहाँ पे देखना, सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे माध्य का जो यहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे मीडियन लिखेगा, बस उतना ही है। बाकी फार्मूला तो आप लोग का सब मैथमेटिकल टर्म में लिखे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे समझने में। जैसे कि देखो सिग्मा fx जो मैंने बताया है ना, ये है ना सिग्मा f, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF भी यूज हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद बच्चों।